वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आपकी एक प्रैक्टिस से संबंधित। दोस्तों काफ़ी सारी क्लासें जो हैं डेल्टा एकेडमी पर चलाई गई हैं। साथ ही साथ उसमें अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार की जो क्लासें हैं वो बेकार हो जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट पर्सन। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए डेल्टा एकेडमी ने जो है आज से शुरुआत की है कि वो विभिन्न सब्जेक्टों से संबंधित जो है एक टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन क्लास में चलाए, और उसी का एक भाग आप लोग देखेंगे। आज के जो टॉपिक्स लिए गए हैं वो पॉलिटी से संबंधित लिए गए हैं, जो भारतीय राज व्यवस्था है। तो चलिए आज चलते हैं, हम लोग बात करेंगे पॉलिटी टेस्ट से संबंधित जो इंडियन पॉलिटी है हमारी, और उसमें आज कुछ क्वेश्चन से संबंधित बात की गई है जो विभिन्न जो आपके चैप्टर्स हैं उससे ली गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक, तो इसमें आप लोग विचार करें कि ये सही है या गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी जो मामलों की सुनवाई है वो कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल है। और जो चौथा है ऑप्शन है वो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये व्यवस्था जो है सही है, और जो संविधान का आर्टिकल 368 है जिसको संविधान के भाग 20 के अंतर्गत रखा गया है, उसमें ये बात जो है समाहित की गई है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5, जब संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई होती है तो उसमें वास्तव में कम से कम 5 न्यायाधीशों का जो बेंच होती है उसके द्वारा इसमें डिसीजन दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा केशवानंद बनाम भारती जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के संबंध में जो इस प्रकार के वाद हैं वो आए हैं सामने, और उसमें 5 जजों की बेंच जो है बैठी थी। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का जो संबंध है वो भाग 3 के अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में बात की गई है, अर्थात वाक स्वतंत्रता आदि विषयक जो स्वतंत्रताएं हैं, बोलने के संबंध में जो स्वतंत्रताएं हैं उनकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं जाकिर हुसैन के बारे में। तो चौथा जो ऑप्शन है जाकिर हुसैन, भारत के, अगर आपको याद हो तो ये तीसरे राष्ट्रपति बने थे, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने दूसरा पद ग्रहण किया था। अगर हम प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले उपराष्ट्रपति बने थे, और उनका कार्यकाल जो रहा होगा या रहा था वो 1952 से लेकर के 1962 के बीच तक था, और ये 2 बार लगातार इस पद पर जो है बने रहे थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने पद को सुशोभित किया था। तो इसमें जो ऑप्शन है जो सही नहीं है वो डी ऑप्शन है। अब हम आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल 124 है उसमें उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये उस समय की व्यवस्था थी, वर्तमान में जो है इनकी संख्या बढ़कर जो है 30+1 के पास है। और संसद जो है समय समय पर जैसे न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है, तो उसमें वर्तमान में जो इनकी सदस्य संख्या है वो 31 है, जिसमें एक जो है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं CJI वो स्थित हैं, और 30 अन्य वो हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्र जो परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार होता है वो रहता है। इस आधार पर जो है इसमें ऑप्शन जो है वो डी सही है, बाकी जो है गलत हैं। अब हम आगे बात करेंगे,
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो उससे एक क्वेश्चन लिया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या बात करती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर? तो हम लोगों ने इसे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा था जब राष्ट्रपति वाली क्लास चल रही थी, तो आप लोग उसका लेक्चर उठाकर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें बहुमत के शासन की बात की गई है कि जब बहुमत के शासन को स्थापित किया जाता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो निर्वाचन प्रणाली में अपनाई जाती है। आप सोचेंगे सरकार में स्थिरता को दिखाता है, बिल्कुल गलत है। सामान्य राजनीतिक सोच, ये भी एकदम गलत है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की बात की गई है, तो इसमें अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हैं तो आप लोगों को पता होगा ये जो व्यवस्था है मिंटो मार्ले के समय से अस्तित्व में आई थी। तो इस प्रकार से हम अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात कर सकते हैं। निर्वाचन क्रिया प्रणाली में के रूप में जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है इसमें सुनिश्चित किया जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पंचायत समिति के सदस्यों की बात करते हैं। गांव में जो है एक पंचायत होती है, एक ग्राम सभा होती है, दोनों में अंतर होता है। पंचायत जो है किसी गांव के जो है वयस्क जो लोग होते हैं जिनका मत होता है उनके द्वारा चुना जाता है, और ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत और प्लस जो वयस्क मताधिकार वाले जो लोग हैं उन सबको मिलाकर के ग्राम सभा बनती है। अब हम बात करेंगे पंचायत समिति के सदस्यों की, तो इसमें पहले ही ऑप्शन जो दे रखा है वो खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो भैया आपको याद होगा इसमें जो है पंचायत राज अधिनियम जो है उसके अंतर्गत राज्यों के लिए जो है एक त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें पहला जो स्तर है वो गांव है, फिर मध्यवर्ती स्तर रखा गया, फिर जिला स्तर रखा गया। सभी स्तर की जो पंचायतें होती हैं उसके सभी सदस्यों को जो है वयस्क जो मतदाता होते हैं उस निर्वाचक क्षेत्र के, उनके द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव किया जाता है। तो इस आधार पर जो है हम ऑप्शन सी को रखेंगे, जिसमें व्यवस्था दी गई है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंतर्गत बात की गई है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। दोस्तों इससे क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग एक बात याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन जो है आर्टिकल से संबंधित पूछे जा रहे हैं, और आर्टिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार करेंगे आर्टिकल को। और मेरी सलाह ये है कि कम से कम जो पहले 60-70 आर्टिकल हैं वो तो कम से कम याद हों राष्ट्रपति के आसपास तक के, और उसके बाद जो है बीच बीच में छोड़कर आप तैयार कर सकते हैं। तो इनमें से अभी बात करते हैं सुमेलित सही नहीं है। तो आर्टिकल 39 का ए जो एक समान विधिक निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है व्यवस्था दी गई है कि भाई जो हमारे ये वाक स्वतंत्रता जो संबंधी बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अब आर्टिकल 44 में जो है एक समान नागरिक संहिता है या सिविल संहिता के बारे में बात की गई है, तो ये भी सही है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका से पृथक्करण है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये दो ऑप्शन इसमें गड़बड़ हैं, एक आर्टिकल 19 और एक 48, तो ये बाय मिसप्रिंट ले लिया गया है। अगर हम देखते हैं आर्टिकल 48 के अनुसार जो है उसमें राज्य कृषि पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने की बात की गई है, और उसमें जो गौवंश है और अन्य जो दुधारू पशु हैं या फिर जो वाहक पशु थे उनकी नस्लों के परीक्षण को या उसको सुधारने के लिए जो है बात की गई थी। इसी के आधार पर जो है उनके वध का एक प्रतिषेध करने वाले जो एक्ट हैं वो अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं। तो इसमें आर्टिकल 19 और 48 दोनों गलत हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये आर्टिकल 331 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का जो है लोकसभा में मनोनीत करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है वो ए सही है। तो इस प्रकार के आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आगे चलते हैं।
अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों के संबंध में। इसमें एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी और इसका एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 338 और 338 ए के अंतर्गत जो है इसको गठित किया गया है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। आपको पता होगा इस आयोग की जो स्थापना है वो SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत जो है वो स्थापित किया गया था, जो 91 के आसपास जो स्टेब्लिश हुआ। इसी को 2 भागों में बांटकर 2003 में अलग अलग कर दिया गया, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग की स्थापना की गई है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आपको पता होगा कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर जो बाइकैमरल सिस्टम है, जिसको हम द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में जानते हैं, वो रखी गई है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 169 से संबंधित है और इसमें संसद जो है विधि बनाकर किसी विधान परिषद वाले जो राज्य होते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में डुअल सिस्टम रखा गया है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में भी थी जो अब समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से करके आप लोग देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत 169 के अंतर्गत जो है संसद विधि बनाकर किसी विधान परिषद वाला जो राज्य होता है उसमें विधान परिषद के या तो उसको वो हटा सकती है या फिर उसको जो है वो लगा सकती है जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद के जो सृजन का उपबंध है वो आर्टिकल 169 के अंतर्गत है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। यहाँ पर जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसका सभापति जो था वो कौन था। तो आपको याद हो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद जो है पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की एक सिफारिश की गई थी, जो 1957 में बलवंत राय जो मेहता थे उनके उस समय पर अध्यक्ष थे। उन्होंने एक समिति की उनके नाम मतलब उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसको ग्रामोद्धार समिति कहा जाता है, और इस समिति ने भारत में एक व्यवस्था की रिपोर्ट दी थी कि भारत में जो निचली स्तर की जो सरकारें हैं जिनको हम लोकल गवर्नेंस के रूप में जानते हैं वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें पहला स्तर जो था ग्राम या नगर पंचायत के रूप में जाना जाता था, दूसरा जो स्तर था वो तहसील पंचायत के रूप में, और तीसरा जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। साथ ही यह सिफारिश भी की गई थी कि लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसकी मूल इकाई जो है प्रखंड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए, है ना, जो ब्लॉक स्तर है। फिर बाद में मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को जो है लागू किया गया, और इस लागू के साथ जो है राजस्थान की विधानसभा ने इसको सबसे पहली बार पारित किया था 2 सितंबर 1959 को, जो पंचायत राज अधिनियम पारित करने वाला पहला देश था। आपको पता होगा 2 अक्टूबर जो है 1959 को राजस्थान ने नागौर जिले में जो है पंचायत राज की स्थापना की घोषणा की थी। तो इसलिए आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जो है वो कौन सा स्थान है या कौन सा जिला है जिसमें पंचायत राज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर जो मिलता है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट मिलता है राजस्थान में। बाद में जो अमेंडमेंट किए गए 91-92 के अंतर्गत जो है एक 91 और 92 का जो अमेंडमेंट था उनको स्थापित करके जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी। तो अगर हम इस आंसर की बात करते हैं तो इसमें आंसर डी है, बलवंत राय मेहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। इसको भी आप ध्यान से रखेंगे कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। चलिए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार जो है या स्थानीय शासन के बीच जो है राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है ना। राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच जो है राजस्व का जो उसका पैसा कलेक्शन होता है उसके लिए कौन वो है। तो इसमें आप लोग देखेंगे पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है, राज्य का वित्त आयोग दे रखा है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 और उसके अंतर्गत एक अलग से क्लॉज है, उसमें राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है।
जो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच जो है राजस्व के बंटवारे की बात करता है। इस आधार पर हम राज्य वित्त आयोग को स्पष्ट रूप से मानेंगे कि वो जो है स्थानीय सरकार और उसके बीच में बंटवारा करती है। आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 288 जो संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो है इस प्रकार का बंटवारा करती है, राजस्व का बंटवारा करती है। और अभी जो है ये व्यवस्था दी गई है, पहले 42% जो है राजस्व का में से राज्यों का हिस्सा था, जिसको अब जम्मू कश्मीर के गठन के बाद जो है 41% की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस में जो है सहायक होंगे और अलग अलग टॉपिकों से इन क्वेश्चनों को उठाया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक जो हैं पसंद आए होंगे और इस प्रकार का प्रयास जो है हम लगातार जारी रखेंगे। अगली पुनः इसी प्रकार के जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसमें पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।